हेलो गाइस, देवभूमि विद जीत में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं अजय सिंह अधिकारी आज एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिसमें कि आज हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरीके से भारत की कुछ प्रमुख निकाय हैं, जिसमें कि हमने मूल रूप से दो निकायों पर चर्चा करी, जिसमें एक थी संवैधानिक निकाय और दूसरी गैर संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय के अंतर्गत कुछ प्रमुख निकाय आती हैं, जैसे कि कैग हो गई, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, और इसी के अतिरिक्त कुछ अन्य आयोग जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। दूसरी हमने गैर संवैधानिक निकाय की बात करी थी। तो गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत सांविधिक निकाय और संविधानेतर निकाय। तो इन सभी निकायों पर हम समय समय पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज संवैधानिक निकाय में हम बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जानकारी हमें किस तरीके से मिलती है, इन चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या क्या, कहाँ भारतीय संविधान के किस स्थान पर उसका वर्णन मिलता है, यानी कि कौन सा वो अनुच्छेद है, कौन सी वो अनुसूचियाँ हैं, या कौन सा वो भाग है जिस स्थान पर इसका वर्णन मिलता है। वह इनको नियुक्त किन के द्वारा किया जाता है, तत्पश्चात इनको शपथ किन के द्वारा दिलाई जाती है, वह नियुक्ति के उपरांत इनका कार्यकाल कितने वर्ष का या किस अवधि तक का ये कार्य अपने पद पर पदच्युत रहते हैं, पद पे इनकी रिक्ति किस आधार पर की जाती है, या इनको पद से हटाया जाने की प्रक्रिया क्या होगी, वह इनको वेतन कितना दिया जाता है, वह साथ ही साथ इनके कार्यों पर आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। यदि कैग के वर्णन की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5, जो कि केंद्र व संघ के वर्णन के बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक है, इसके अनुच्छेद 148 से 151 तक का कैग के विषय में चर्चा की गई। यदि आर्टिकल 148 की बात करें, यानी कि 148 अनुच्छेद की बात करें, तो इसमें यह कहा गया है कि भारत के लिए एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद की व्यवस्था की जा चुकी है। तो कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में। जो ये कैग होते हैं, यानी कि कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल होते हैं, ये भारतीय जो लेखा विभाग होते हैं उन समस्त लेखा विभाग के ये मुखिया होते हैं। जिस आधार पर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसको बताया है, कैग को बताया। तो दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा यह कहा गया है कि कैग भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। तो वह भीमराव अम्बेडकर ने कैग के लिए कहा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी नियुक्ति की, तो कैग की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसमें मूल रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है उनके द्वारा दी जाने वाली सलाह के माध्यम से किया जाता है। अब बात करते हैं कैग को दी जाने वाली शपथ। तो जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हैं, उनको जो शपथ दिलाई जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अब भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कैग को जो शपथ दिलाएंगे वह संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ होती है, यानी कि उनको संविधान के प्रति निष्ठा दिखाएंगे, इस तरीके की वह शपथ उनको दिलाते हैं, जिसका कि उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में मिलता है। जो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है, इस अनुसूची में यह बताया गया है कि भारत के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको पद ग्रहण के समय पर दिलाए जाने वाली शपथ। अगली बात करते हैं हम कार्यकाल की, कि कैग का आखिरकार कार्यकाल क्या होगा। तो जो कैग हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए, यह इनका कार्यकाल होता है, जो कि CAG कैग DPC एक्ट ऑफ 1971 के द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक, तो इस एक्ट के द्वारा कैग का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। आज वर्तमान में जो ये कैग का स्वरूप है, इसका निर्धारण भी संसद के द्वारा किया गया है, और आगे चल करके भविष्य में यदि किसी तरीके की कोई सेवा या शर्तों का निर्धारण किया जाना है, तो वह सब सेवा और शर्तों का जो निर्धारण है वह संसद के द्वारा ही किया जाना है। आइए अब बात करते हैं किस तरीके से कैग को पद से हटाया जाता है, या पद के रिक्त के संबंध में कुछ प्रावधान। तो जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से रिक्त किया जाता है, उसी आधार पर कैग को भी उनके पद से हटाया जाता है। मूल रूप से यह कार्य तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह जो प्रस्ताव है वह भारतीय संसद के दोनों जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके द्वारा पारित विशेष बहुमत के आधार पर किया जाता है।
और यह विशेष बहुमत मूल रूप से कब आएगा, जब इस तरीके का पाया जाएगा कि जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हैं वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और दुर्व्यवहार के आधार पर उनको उनके पद से हटाया जाने की प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो आइए अब बात करते हैं कि कैग को दी जाने वाली वेतन। तो कैग यानी कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को जो वेतन दिया जाता है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है, यानी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है वही वेतन भारत के कैग को भी दिया जाता है, जो कि आज वर्तमान में 2,50,000 रुपये है। और इस वेतन का जो निर्धारण किया जाता है वो भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। अब भारतीय संसद के द्वारा जो इनके वेतन का निर्धारण किया जाता है, यहाँ पर एक नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को कैग के पद पर नियुक्त किया गया है तो पद पर रहते हुए उनके वेतन से संबंधित किसी भी तरीके का कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि ऐसा वेतन से रिलेटेड कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे कि कैग यानी कि उस पद पर नियुक्त व्यक्ति को हानि हो। जैसे कि मान लेते हैं 2,50,000 रुपये उनके वेतन का निर्धारण किया गया है जब उनकी नियुक्ति की जाती है, और नियुक्ति के उपरांत उनका वेतन घट करके 2,40,000 या 2,30,000 नहीं किया जा सकेगा, इस तरीके की बात की जाती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार इनका जो ये वेतन है वो जो इनको दिया जाता है वो किस पर भारित होता है। तो जो कैग को वेतन दिया जाता है वह भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से दिया जाता है। अब भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, ये भारित व्यय का आखिरकार अर्थ क्या होगा? तो भारित व्यय का अर्थ यह होता है कि उस व्यय पर, यानी कि जो भी वो व्यय है उस व्यय पर संसद के द्वारा बहस तो की जा सकती है, साथ ही साथ विचार विमर्श भी किया जा सकता है, लेकिन उस व्यय से संबंधित, उस मद से संबंधित किसी भी तरीके का कोई भी मतदान नहीं किया जाएगा। तो यह तो थी किसके विषय में बात कि वेतन किस तरीके से दी जाती है और आखिरकार उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कार्य की, यानी कि कैग के कार्य क्या होंगे। मूल रूप से अगर कैग की बात की जाए तो कैग के 2 कार्य होते हैं, एक तो होता है लेखांकन का कार्य और दूसरा कार्य होता है लेखा परीक्षण का कार्य। लेखांकन का मतलब होता है आपका अकाउंटिंग का कार्य और लेखा परीक्षण होता है ऑडिटिंग का कार्य। जो लेखांकन के कार्य की बात करें तो देखिए लेखांकन का कार्य क्या होता है, जो भी पैसा है उस पे पैसे का हिसाब किताब रखना, यानी कि किस तरीके से वो पैसा किस जगह पर खर्च किया जा रहा है, इन चीज़ों का हिसाब किताब रखना। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पिता ने आपको घर के खर्च के लिए 10,000 रुपये दिए। अब 10,000 रुपये आपने जिस जगह पर जिस चीज़ पर, यानी कि हाउस रेंट पर, आपने मंथली एक्सपेंडिचर किसी भी चीज़ पर खर्च किए, उस चीज़ का मंथ में आपके पिता उसका एक रिकॉर्ड बनाएंगे जिसको कि लिखांकित करेंगे। वो एक कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की एक अकाउंटिंग होगी, यानी कि उसका पैसों का खर्च जिस जगह पर किया है उसका हिसाब किताब रखना। तो ये तो हो गई लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग। दूसरी बात होती है लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण क्या होता है कि ऑडिटिंग क्या होती है कि पैसों की फिजूल खर्ची तो नहीं हुई है, यानी कि जिस चीज़ के लिए पैसा निर्धारित किया गया था पैसा उसी चीज़ पर खर्च किया गया है। यानी कि हाउस रेंट के लिए अगर 4,000 रुपये निर्धारित किया है तो हाउस रेंट पर 4,000 खर्च किया है, कहीं 5,000 खर्च तो नहीं किया। तो इस तरीके की बात होती है लेखांकन और लेखा परीक्षण में। यदि बात करें कि कैग के कार्य की, तो कैग के कार्य का जो उल्लेख मिलता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में मिलता है, यानी कि आर्टिकल 149 बात करता है किस चीज़ के विषय में, कि कैग के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में। अब बात करते हैं कि कैग का जो कार्य था लेखांकन व लेखा परीक्षण, लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य, यह कार्य 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब से लेकर के 1976 तक का कैग के द्वारा लेखांकन व लेखा परीक्षण दोनों का कार्य किया जाता था। लेकिन 1976 में क्या होता है, 1976 यानी कि 1976 के बाद कैग को केवल लेखा परीक्षण का कार्य सौंपा गया। यानी कि अब 1976 से कैग जो होगा वो लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग का कार्य नहीं करेंगे, यानी कि जो भी हिसाब किताब रखना है ये नहीं करेंगे। देखिए अब मंथली एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे का भी रख रखाव करेंगे, फिर उसमें कमियां भी निकालनी है। तो दोनों काम एक ही व्यक्ति के द्वारा निष्पक्ष तरीके से नहीं किया जा सकेगा, जो कि हमारे नेचुरल जस्टिस यानी कि सामान्य न्याय के सिद्धांत को, मतलब सामान्य न्याय का जो हमारा सिद्धांत है वह इस चीज़ की गवाही नहीं देता है। तो सामान्य न्याय का जो सिद्धांत है उसका आधार यह कहता है कि दोनों कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है, यानी कि अपने द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता है। इस आधार पर 1976 से जो लेखा परीक्षण का कार्य है वह तो कैग अपने स्वयं करता है, लेकिन लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग का कार्य किसी और के द्वारा किया जाता है। तो वह एक संस्था बनाई गई जिसको कि बोला गया CAG, यानी कि
CAG को बोला गया कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स के द्वारा अब क्या किया जाने लगा, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स क्या करने लगे, अब लेखांकन का कार्य करने लगे। अब 1976 के बाद केवल जो लेखा परीक्षण का कार्य था वह कैग के पास रह गया। अब होने क्या लगा कि जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हैं यानी कि जो कैग हैं, ये केंद्र और राज्य दोनों में क्या करने लगे, लेखा परीक्षण का कार्य करने लगे। यानी कि जो ये कैग होते हैं ये केंद्र का भी लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं और राज्य में भी लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं। लेकिन लेखा परीक्षण ऑडिटिंग का कार्य तो केंद्र का केवल कैग के द्वारा किया जाता है, लेकिन CGA यानी कि जिसकी अभी हमने बात करी थी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, वो केंद्र में लेखांकन का कार्य करते हैं। लेकिन राज्य की बात करें तो राज्य में जो भी राज्य सरकारें होंगी वहाँ पर लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, कैग के द्वारा किया जाएगा। तो राज्यों में तो लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कैग के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये इस तरीके का पूछा जाता है कि राज्य सरकार के अधीन लेखांकन व लेखा परीक्षण दोनों का कार्य किसके द्वारा किया जाता है या लेखांकन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर कोई दूसरा पद नहीं बनाया गया है, तो कोई दूसरे व्यक्ति को इस पद पर नहीं रखते हैं। कैग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो लेखांकन के साथ साथ लेखा परीक्षण भी करे, और केंद्र के लिए कैग जो होते हैं वो लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं और कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट CGA जो होते हैं वो लेखांकन का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 150 के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 150 लेखा के प्रारूप यानी कि टाइप ऑफ अकाउंट या ड्राफ्ट ऑफ अकाउंट की बात करता है कि जो लेखा है उसका जो प्रारूप होगा वो किस तरीके का होगा। तो इसमें यह बताया गया है कि संघ और राज्य के जो लेखा हैं उनके प्रारूप यानी कि अकाउंट का निर्धारण कौन करता है। तो यानी कि जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हैं, कैग हैं, वो राज्य और केंद्र यानी कि संघ और राज्य के लेखा अकाउंट के प्रारूपों का निर्धारण करेंगे। इस तरीके की बात इसमें बोली है, यानी कि जो ड्राफ्ट बनाना होगा वहाँ के अकाउंट से रिलेटेड, तो इन चीज़ों का जो ड्राफ्ट होगा वह सारा कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब बात करते हैं हमारे लास्ट अनुच्छेद यानी कि लास्ट आर्टिकल जो कि हमारे कैग से संबंधित है। तो वो लास्ट अनुच्छेद यह कहता है कि कैग के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, कैग के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उनके दो स्तर हैं, एक तो केंद्र सरकार के स्तर में और दूसरी बात करेंगे राज्य सरकार के स्तर में। अब कैग के द्वारा जो रिपोर्ट की जाएगी, यदि हम केंद्र सरकार की बात करें तो कैग अपनी रिपोर्ट तैयार करके भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं और भारत के राष्ट्रपति तत्पश्चात उस रिपोर्ट को भारतीय संसद में प्रस्तुत करते हैं। इसी तरीके से राज्य सरकार की बात करें तो कैग के द्वारा तैयार की गई जो रिपोर्ट होती है वो राज्य सरकार की राज्यपाल के पास पहुंचती है और राज्यपाल अब उसे राज्य की विधानमंडल में उसको प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके से बात होती है। तो आइए दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं कि किस तरीके से कैग के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट संसद में यानी कि राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत की जाती है। अब संसद में जो संसदीय समिति होती है उसमें एक होती है वित्तीय समिति और उस वित्तीय समिति के अंतर्गत आती है लोक लेखा समिति जिसको कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बोलते हैं। और इस लोक लेखा समिति में 22 सदस्य जिसमें कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अब यहाँ पर जो ये वित्तीय समिति यानी कि लोक लेखा समिति होती है यह भी लेखा परीक्षण का कार्य करती है, यानी कि जो भी लेखा परीक्षण का कार्य करना यानी कि अकाउंटिंग का जो कार्य करना है उसका कार्य भी करती है। और यदि इस लोक लेखा समिति को ऐसा लगे कि हाँ इसे कैग के सहयोग की भी आवश्यकता है यानी कि कैग के साथ मिल करके ये इस चीज़ का लेखा परीक्षण करेगी, तो जरूरत पड़ने पर दोनों साथ मिल करके भी कार्य करते हैं। जिस आधार पर यह कहा जाता है कि जो दोनों हैं यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों को मित्र, मार्गदर्शक व एक दूसरे के प्रति दार्शनिक भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो था हमारी वीडियो का एंड। तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक यानी कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल किस तरीके का लगा। आगे चल करके अन्य संवैधानिक निकाय व संस्थाओं के विषय में बात करेंगे। आप रेगुलर बेसिस पर ये वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।